हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर लिए हैं एंड टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 एंड 7 एंड 8। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स देखें तो टोटल वी हैव 13 चैप्टर्स और 13 चैप्टर्स में आपके पूरा इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कवर हो जाता है। चैप्टर 6, 7, 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या रेलिवेंट है, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स दी होंगी वो गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे कुछ एनालिसिस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस लाइक अगर किसी सेक्टर के चैलेंजेस बताए हुए हैं, कुछ सजेशंस बताए हुए हैं तो वो हमारे मेंस में काम आने वाला है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को हम लिंक करना चाहेंगे जीडीपी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपी अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से देखें, आपको याद होगा यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है वो होती है C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तो C इंडिकेट करता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G इंडिकेट्स करता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इंडिकेट करता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है हम उसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक इन्वेस्टमेंट इनटू बिल्डिंग और परचेजिंग ऑफ एनी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू पावर प्लांट। तो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं। सेकंड, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल एसेट्स में, यहीं से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक सपोर्ट सर्विसेज, बहुत सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम समझते तो हैं, हम जानते हैं कि रोड, रेलवे, ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द बेसिक सपोर्ट सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी सेक्टर। तो चाहे वो एग्रीकल्चर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, सारे सेक्टर्स में ये आपका काम आता है। नाउ अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं और वो स्लाइड्स में जिस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको सिर्फ वो फोकस करना है, पूरी स्लाइड को नहीं पढ़ना है। आपको लिसनिंग पर ज्यादा फोकस करना है और लिसनिंग के बाद जो जो चीजें मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा, यहाँ पर मैं मार्किंग करूंगा, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है कि व्हेन वी इन्वेस्ट 1 रुपी इन द जीडीपी देन हाउ मच टोटल इम्पैक्ट इट विल हैव ओवर द जीडीपी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अगर हमने 1 रुपी स्पेंड किया इन्वेस्टमेंट पे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा इंडिया में अगर बात करें वो होता है 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स इंडिकेट करता है कि अगर हम 1 रुपया लगाते हैं इंडिया की जीडीपी में कैपिटल एसेट्स में, तो वो फ्यूचर में जाकर के जीडीपी में 2.5 टाइम्स कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वजह से हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एग्जांपल क्या होता है? सपोज हमने कोई रोड कंस्ट्रक्ट की, अब हमने रोड में 1 रुपी स्पेंड किया। रोड कंस्ट्रक्शन होने से हमारा जीडीपी बढ़ा क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन होने के टाइम पे हमारी प्रोडक्शन हुई, हमारा कंजम्पशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये रोड जो है इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा क्योंकि इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, हमारी सर्विसेज सेक्टर को फ़ायदा होगा क्योंकि मैन पावर ईजिली ट्रेवल कर सकती है। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, सारे सेक्टर्स को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो फ़ायदा सारे सेक्टर्स को हो रहा है, उनकी जो एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसकी वजह से ये वहाँ पर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा, यानी कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका भी जीडीपी मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा। तो ये 1 रुपया जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, इसकी वजह से हमारे सारे सेक्टर्स में इसका बेनिफिट हुआ। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर 3 तरह का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल में लाइक रोड, रेलवे,
है ना, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और सेकंड हम कहते हैं सोशल, सोशल में जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है डिजिटल, डिजिटल में आपका आईटी, टेलीकॉम, ये सब आएगा। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफ़ी अच्छा फोकस रहा है। यहाँ पर जो पहला फैक्ट है वो यही है, इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि कोविड की वजह से जो इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, वो स्लो डाउन को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, ठीक है। तो लास्ट 5 साल वही वाले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एंड ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर 38.8% है इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो देखिए, हम एक चीज़ को अगर देखना चाहें तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें रिसोर्स रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये रिसोर्स रेस करने के लिए हम लोग मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग होती है, प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग आ सकती है, ठीक है। तो हमने मल्टीपल फंडिंग्स को ट्रैप किया है और हमने इंश्योर किया है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3 टाइम्स हो। तो जब से मोदी जी आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 टाइम्स हो गया है। यानी कि जो 2014 में था और 2024 में है, तो इसमें आपका 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। देखिए, ये जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स होते हैं ना, यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो है कि जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से मैंने वो चीज़ निकाल के यहाँ पर आपको दी है जो आपके एग्जाम में काम आ सके, ठीक है। तो आपको एक पेपर एंड पेन लेके बैठना चाहिए और की जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको नोट करते रहना चाहिए। और आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो हमारी स्कीम्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये स्कीम्स आपको कहीं भी दिखती हैं, आपको कहीं करंट अफेयर्स में दिखती हैं, कहीं बुक्स में दिखती हैं, तो मान के चलिए कि वहाँ से आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो अपने आप में 100% कंप्लीट नहीं हो सकती। यानी कि जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, तो मैं इसको यहाँ पर टच करूँगा, इसके मेजर आइडियाज़ को बताऊँगा, जो भी फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे वो मैं बताऊँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्कीम है ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसको जहाँ पर भी रिलेवेंट होगा उसको पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी, है ना, वो भी नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में जो भी स्कीम्स उन्होंने दी हुई हैं, उन स्कीम्स को हमें और बेटर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप स्कीम्स के नाम देखेंगे और मैं उनको ब्रीफली डिस्कस करूंगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली आप उसको बाद में जहाँ से भी आप अपने स्कीम्स कवर कर रहे होंगे वहाँ से आप कवर कीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है। तो अब वापस आते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जहां पर जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज होती हैं और मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, तो आपस में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई हुई है, और पाइपलाइन का मतलब है कि एक जो सीक्वेंसिंग होगी कि किस सीक्वेंस में कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, और ओवरलैपिंग भी जहां पर होती है, साइमल्टेनियस इंप्लीमेंटेशन भी होती है, तो उसको प्रॉपर रोड मैप के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। और इसमें ये मॉनिटरिंग करते हैं थ्रू इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, ठीक है। तो ये इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड इंपॉर्टेंट है। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड को आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो वो इस तरह के आएगा कि भाई इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड इज रिलेटेड टू विच स्कीम, तो वहां पर स्कीम का नाम होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हमारा आता है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, सॉरी ये पॉलिसी पाइपलाइन नहीं है, ये प्लान है। तो देखिए नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को रेंट आउट करके और वहाँ से रिसोर्स रेस करेगी। यानी कि सरकार जो है, अगर सरकार के पास में कोई ऐसी अनयूज्ड एसेट है जो उसको वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो है कि वो उसको सेल कर दें। सेल करने का मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा।
यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो सरकार ने अपनी ओनरशिप प्राइवेट को ट्रांसफर कर दी, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेंट आउट करने की। जो हमारी एग्जिस्टिंग एसेट हैं, जिसको हम कहते हैं ब्राउनफील्ड एसेट, तो ब्राउनफील्ड एसेट्स को हम रेंट आउट कर रहे हैं। रेंट आउट का मतलब क्या हुआ कि भाई जब तक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तक हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को रेंट पे दे देंगे, ठीक है। तो ब्राउनफील्ड का मतलब हम यहाँ पर होता है एग्जिस्टिंग एसेट। ब्राउनफील्ड के कंपैरिजन में ग्रीनफील्ड एसेट्स भी होती हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि जो कंप्लीटली न्यू एसेट्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया नेशनल मॉडर्नाइजेशन प्लान। थर्ड आपका होता है एक डेटा दिया हुआ है, बहुत ब्रीफली डेटा दिया हुआ है अबाउट द लो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2024। तो देखिए 2024 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली कम था, और उसका रीज़न क्या था? सबसे पहली बात तो इलेक्शंस थे, तो इलेक्शंस के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होने की वजह से जो गवर्नमेंट की नए स्कीम्स, नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके रुक जाते हैं। दूसरा, मानसून काफ़ी हैवी हो गया था, तो हैवी मानसून होने से प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। तो ये दो कारणों की वजह से आपका जो केपेक्स है वो कम हो गया था। अब यहाँ पर कुछ रेलवे सेक्टर से संबंधित आपके पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए ये जो हमारी इस तरह के बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस मैंने इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली पिकअप किए हुए हैं, और यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो एक बॉक्स को लेकर के कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना सकते हैं या कोई मेंस का क्वेश्चन बना सकते हैं, या अदरवाइज भी हमें उस सेक्टर के ऑथेंटिक डेटा को लेने के लिए ये बॉक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स आपका है सिग्नलिंग सिस्टम इन रेलवेज। ये जो रेलवेज में सिग्नलिंग सिस्टम होता है उसके लिए सरकार ने क्या काम किया है, तो आपको ये बात तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ही कि देखिए जो सिग्नलिंग सिस्टम है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसके सिग्नलिंग सिस्टम के एफिशिएंट होने से एक तो सेफ्टी बेटर होती है, जो ट्रेन्स हैं आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, और उससे ट्रेन्स के एक्सीडेंट होने का खतरा खत्म हो जाता है। सेकंड फायदा होता है सिग्नलिंग सिस्टम का कि एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो डिले कम होंगे, ठीक है। तो सिग्नलिंग सिस्टम को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स हैं, पहला इनिशिएटिव है एलिमिनेशन ऑफ मैकेनिकल सिग्नलिंग। तो जो मैकेनिकल सिग्नलिंग है उसको एलिमिनेट किया है, और उसकी जगह पे हमने इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग स्टार्ट की है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इज कवच। तो कवच हमारा एक इंडिजीनियस डेवलप्ड ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है, और कवच जो है ये भी हमारा सेफ्टी इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में यानी कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो हाई डेंसिटी रूट पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है ट्रेन्स का वो बेटर हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये हमारी रेलवे सेक्टर से संबंधित है। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, ये 3 ही आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ और स्कीम्स की जो कि रेलवे सेक्टर्स में है। तो एक स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेशंस हैं उनका रीडेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। ये नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, ये रीडेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेशंस हैं। सेकंड आपका है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, यानी कि एक स्टेशन पर हम एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जो उस एरिया से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे क्या होगा कि उस लोकल एरिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, वहाँ का नाम होगा, गुडविल बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे लोकल आर्टिसंस को भी यहाँ पर प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ये हमारी अमृत भारत और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो हमारी रेलवेज में इंप्लीमेंट हो रही हैं। अब हम आते हैं रोड सेक्टर पे। तो रोड सेक्टर में आपके काफ़ी सारी तरह की हमारी रोड्स होती हैं, जैसे रूरल रोड्स हो गया, स्टेट हाईवेज हो गए, नेशनल हाईवेज हो गए और एक्सप्रेसवेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल हाईवेज जो आपके होते हैं, नेशनल हाईवेज की अगर हम लेंथ देखेंगे तो सिर्फ 2% है। तो टोटल रोड्स की जो लेंथ है उसका 2% है सिर्फ, लेकिन इनका जो ट्रैफिक है, फ्रेट ट्रैफिक, यानी कि जो इनकी माल की ढलाई होती है वो 40% होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रेट ट्रैफिक है वो आपका रोड सेक्टर पर है, यानी कि जो माल की ढुलाई होती है वो रोड सेक्टर के थ्रू होती है। उसके रीजंस क्या है? एक तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ठीक है, और दूसरा रीजन है कि कंपैरेटिवली यहाँ पर कॉस्ट भी कम आती है, ठीक है। और
सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज जो है हमारे फ्रेट ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोड सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। एक आपका है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स क्या होते हैं? मल्टी मॉडल का यहाँ पर मतलब हो गया कि जहाँ पर मल्टीपल मॉडल्स लाइक रोड, रेल, है ना, रोड, रेल, है ना, और आपका एयर, वाटर, ये सारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो कनेक्ट हुआ करके, यानी कि ये एक ऐसा हब होगा जहां पर मल्टीपल मोड्स जो है आपस में आके कनेक्ट होंगे। लॉजिस्टिक्स पार्क, लॉजिस्टिक्स में आपके दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा आपका होता है वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स पार्क्स में ये सारे के सारे जो मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये आपस में आके कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी होती है। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स हैं इनसे हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आपस में जो कनेक्टिविटी बेटर होगी तो ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि रोड सेक्टर को भी प्रमोट कर रहा है। सेकंड आपका है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो यानी कि जो हमारे ओल्डर व्हीकल्स हैं, जो हमारे ओवर एज्ड व्हीकल्स हैं, उनको स्क्रैप कराने की बात चल रही है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ओल्डर व्हीकल्स हैं वो अगर स्क्रैप होते हैं तो वो हमारी फिर रोड्स पर यूज़ नहीं होंगे, और अगर यूज़ नहीं होंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा एक्सीडेंट्स कम होंगे, हमारे जाम्स कम लगेंगे, ट्रैफिक जाम्स कम होंगे। तो गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की है। थर्ड आपका है नेशनल हाईवे मेंटेनेंस पॉलिसी। तो देखिए गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन तो कर देते हैं नई चीज़ों का, हमने नई रोड बना दी, नए स्टेशन बना दिए, नए पोर्ट्स बना दिए, लेकिन उनका मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाता। मेंटेनेंस सही से क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है मेंटेनेंस पर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कभी एलोकेट ही नहीं करती। इसीलिए हमने सेपरेट पॉलिसी बनाई कि भाई हम मेंटेनेंस पे सेपरेट फोकस कर सकें, क्योंकि अगर हम मेंटेनेंस करते हैं तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। अगर हमारी रोड कहीं से ख़राब हुई, हमने उसको रिपेयर कर लिया, हमने टाइम टू टाइम उसको रेनोवेट कर लिया, तो हमें फिर नई रोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए जो मेंटेनेंस पॉलिसी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रोपवे प्रोजेक्ट्स। देखिए काफ़ी सारे जो सिटी एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, वहाँ पर हम अगर रोड सेक्टर में काम करेंगे तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रोड्स को हम सप्लीमेंट कर रहे हैं रोपवे से, ठीक है। तो बेसिकली जैसे गुरुग्राम हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली एनसीआर में जो अदर एरियाज हैं जहाँ पर भी हाई ट्रैफिक पॉकेट्स हैं वहाँ पर रोपवेज डेवलपमेंट की बात चल रही है। और इसके अलावा जो हिली स्टेशंस हैं, डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल टेरेन्स हैं, वहाँ पर भी रोपवेज की बात चल रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा की इनिशिएटिव्स इन द रोड सेक्टर। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग इनलैंड वाटरवेज पर। तो देखिए वाटरवेज जो हैं वो बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मॉडल है, और कंपैरेटिवली जो पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है ये भी कम होती है। तो वाटरवेज में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में फोकस है वो है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश से इसको लिंक कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और इसमें हम इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट को यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए वाटरवेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनेशनली हम बांग्लादेश के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ये आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र बराक रिवर्स। और मैं आपको एक सजेशन और दे रहा हूँ, आप लोग अपने एटलस को ओपन कीजिएगा, जो भी एटलस आप फॉलो करते हैं, और उस एटलस से आप वाटरवेज को ट्रैक कीजिएगा। वाटरवेज का नंबर क्या है, वाटरवेज का रूट क्या है, और वाटरवेज में कौन कौन सी रिवर कनेक्ट होती हैं, वो सब आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। स्पेशली नेशनल वाटरवे 1 से लेकर के नेशनल वाटरवे 6 तक, ठीक है। ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, आप इसको जरूर कीजिएगा।
तो वापस आते हैं, वाटरवेज में हमारे क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट इज हरित नौका गाइडलाइंस। हरित का मतलब होता है ग्रीन और नौका का मतलब होता है बोट। यानी कि जो भी हमारी रिवर्स में ये जो वेसल्स मूव कर रहे हैं वाटरवेज में, ये ग्रीन होने चाहिए, यानी कि इनके अंदर जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो मिनिमम हो, या वो सोलार से ऑपरेट करें, और इनके द्वारा जो भी पोल्यूशन या इनके द्वारा जो भी वेस्ट होती है वो आपकी जीरो हो। ठीक है। सेकंड इज कार्गो प्रमोशन स्कीम। कार्गो प्रमोशन, कार्गो का मतलब होता है यहाँ पर गुड्स, जो आपके गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम लोग बहुत बड़े बड़े वो कैप्सूल टाइप के जो हमारे बहुत बड़े बड़े कार्गोज होते हैं, तो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे कार्गो हों वो आपके स्विच करें रेल एंड रोड से इनलैंड वाटरवेज पर। यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू होता है या रेल के थ्रू होता है वो हमारा इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हो। ये हमारा कार्गो प्रमोशन स्कीम में कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आ सकता है कि कार्गो प्रमोशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। नंबर 1 फाइनेंशियल सेक्टर, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, नंबर 3 इनलैंड वाटरवेज, एंड नंबर 4 समथिंग अदर पॉइंट, है ना। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये इनलैंड वाटरवेज से संबंधित है। ठीक है। थर्ड इज रिवर क्रूज टूरिज्म। रिवर क्रूज टूरिज्म का मतलब हो गया कि आपने अगर सुना होगा कि सिंगापुर में, मलेशिया में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्रूज वाली काफ़ी कल्चर है। इंडिया में भी, गोवा में काफ़ी कल्चर है क्रूज की। तो वही कल्चर हम वाटरवेज में भी लाना चाहते हैं, जहाँ पर नाइट क्रूज के थ्रू हम लोग फन करें, एंजॉयमेंट करें, और उसको भी एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह हम जनरेट कर सकते हैं लोकल लोगों के लिए। तो रिवर क्रूज टूरिज्म को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 आपका है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट ऑन नेशनल वाटरवे 1। तो नेशनल वाटरवे 1 आप ये पूरा उसका जो नेशनल वाटरवे 1 का जो रूट है वो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 अर्थ गंगा। ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ गंगा क्या होता है? अर्थ गंगा में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग कम्युनिटी जेटीज यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। कम्युनिटी जेटीज क्या होती हैं? बेसिकली जो हमारे वाटरवेज के एरियाज हैं वहाँ पर हम लोग ऑन द रिवर बैंक और ऑन द जो भी हमारे होल्ट्स होते हैं, जो भी हमारे स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे जिससे कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पर जाकर के अकोमोडेशन ले सकें, वहाँ पर जाकर के और फैसिलिटीज़ उनको मिल सकें। ठीक है। तो ये जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं, लोकल बॉडीज़ होती हैं, उनके द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी गाइडेंस में यहाँ पर काम होगा। ठीक है। तो ये आपकी होगी कम्युनिटी जेटीज़। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। इनलैंड वाटरवेज में ये सारे इनिशिएटिव्स आप जो है मतलब याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली मेंस में, तो आपको पता होना चाहिए, और प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोर्ट सेक्टर की, तो देखिए पोर्ट सेक्टर में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है वाधवन मेगा पोर्ट। वाधवन मेगा पोर्ट महाराष्ट्र में है। तो आप एक काम कीजिएगा कि सारे पोर्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, एटलस ओपन कीजिए और सारे मेजर पोर्ट्स को स्पेशली रिवाइज कर लीजिए। कौन से स्टेट में आता है, लार्जेस्ट कौन सा है, और प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा डीप है, कौन सा आर्टिफिशियल है। ठीक है। ये आपका सेकंड होमवर्क हो गया। तो वाधवन मेगा पोर्ट को भी वहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा। और टुटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, तो टुटीकोरिन कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है। टुटीकोरिन भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आपको याद होगा एक स्कीम है गवर्नमेंट की, वो है सागरमाला। तो सागरमाला स्कीम में हम पोर्ट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर मल्टीपल पिलर्स हैं, जिसमें से एक पिलर है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि पोर्ट सिटीज़ के अराउंड हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करेंगे। ठीक है जी। तो उसी के लिए हम लोगों ने 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ वहाँ पर लगा रहे हैं, हम लोग प्रमोट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है जी। इंटरनेशनल लिंकेज, इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो हम लोग छाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद द ईरान, क्योंकि ये ईरान में है। ठीक है जी। एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ये आपके मुंबई और यूरेशिया को कनेक्ट करेगा, मुंबई और यूरेशिया को कनेक्ट करेगा। तो छाबार पोर्ट ईरान में है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सितवे पोर्ट, ये आपका म्यांमार में है। सितवे पोर्ट ये आपका म्यांमार में है। ये कालादान प्रोजेक्ट का पार्ट है, कालादान प्रोजेक्ट का पार्ट है, और ये कोलकाता एंड मिजोरम को कनेक्ट करता है।
कोलकाता एंड मिजोरम को कनेक्ट करता है। ठीक है जी, तो ये आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो कंटेनर टर्न अराउंड टाइम है, कंटेनर टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे हमारा जो कंटेनर है, कोई शिप है, वो पोर्ट पे पहुंचा, उसके बाद पोर्ट पे पहुंचने के बाद गुड्स की अनलोडिंग होती है, अनलोडिंग होने के बाद में फिर गुड्स की रीलोडिंग होती है, और उस सब के दौरान बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो जितना भी समय कंटेनर हमारे पोर्ट पर रहा ये सब चीज़ों के लिए, उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो जितने समय वो पहुंचा और पहुंचने के बाद में जब वो वापस से आना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ तक की जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी टर्न अराउंड टाइम होती है। टर्न अराउंड टाइम जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा रहा है। ये ज़्यादा क्यों रहा है? क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ है और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स रही हैं। तो पहले ये 48 आवर्स के आसपास था लास्ट ईयर, और अभी हमारा ये हो गया है करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 आवर्स, जो कि एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट 40% आपका इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है जी, तो ये आपका था पोर्ट सेक्टर के बारे में। अब हम आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर, रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले तो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो हमारी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी थी वो 61% थी, और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड आपके 38% थी, और अब ये बढ़ करके करंट फाइनेंशियल ईयर में हो गई है 47.1%, यानी कि 38 से 47 हो गया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारी एनर्जी है वो आपका 61 से 52 हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। ठीक है जी, तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो सोलार का है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है, सबसे ज़्यादा सोलार से जनरेट हो रही है, सेकंड हाईएस्ट हमारी हाइड्रो से हो रही है, और थर्ड हाईएस्ट हमारी विंड से हो रही है। ठीक है जी, तो ये हमें पता होना चाहिए। सूर्य, वायु, सूर्य, जल एंड वायु, सूर्य, जल और वायु, ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो हमारा 47.1% है, और नॉन रिन्यूएबल का हमारा 52.9% है, जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि हमारा टारगेट अभी कितना है 50%। अच्छा जी, रेलवे सेक्टर में और क्या स्कीम्स हैं, वंदे भारत वगैरह होगी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब हम आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है जी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने रोड सेक्टर के बारे में बात की, जहाँ पर हमने रेलवे सेक्टर के बारे में बात की। अब हम आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो है स्वच्छ भारत मिशन। ये तो फ्लैगशिप स्कीम है, आपको पता ही होगा, मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम है। ये आपकी सैनिटेशन के लिए है, सैनिटेशन को प्रमोट करने के लिए है। तो देखिए, जो हमारी ये स्वच्छ भारत मिशन है, इसका जो फर्स्ट फेज था, ये हमारा सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता था, दैट एवरी विलेज शुड बी फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन, यानी कि खुले में शौच नहीं होना चाहिए। आपने पंचायत मूवी में देखा होगा, खुले में शौच वाला जो वो एक सीन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है ना, पंचायत जो वेब सीरीज थी। तो फर्स्ट फेज में हमने टारगेट किया था कि हमारे जो विलेजेस हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हों। ठीक है, और सेकंड फेज में, अभी जो हमारा सेकंड फेज है, यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारा ये ODF प्लस मॉडल कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो हमारा टारगेट है वो है ODF प्लस मॉडल कैटेगरी, यानी कि बेस्ट कैटेगरी होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर 1 कि वो ODF स्टेटस को मेंटेन करें, यानी कि जो ओपन डेफिकेशन है, खुले में शौच वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। वो तो है ही, वो तो फर्स्ट फेज में हमने अचीव कर ली थी, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, बहुत अच्छा, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड, विजुअल क्लीनिनेस होनी चाहिए, है ना। आपने देखी होंगी जो फॉरेन की मूवीज होती हैं, यूरोपियन या साउथ ईस्ट एशियन की जो मूवी होती है, वहाँ पर बड़ा क्लीन होता है। तो इंडिया में भी हम चाहते हैं ना ये कि विजुअल क्लीनलीनेस होनी चाहिए, दिखने में सब जगह साफ सफाई होनी चाहिए, रोड्स पर, पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस पर, है ना। तो विजुअल क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है।
मिनिमल लिटर हो, यानी कि गंदगी जो इधर उधर कूड़ा कबाड़ा पड़ा होता है वो नहीं होना चाहिए। मिनिमल स्टैग्नेंट वेस्ट वाटर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कहीं पे कोई गड्ढा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट डंप नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान के चलिए कि इसी से हम अपनी कंट्री को बेटर प्लेस टू लिव बना सकते हैं। यहाँ पर हम टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ की जो हमारी इमेज है वो हमारी इंटरनेशनल इमेज को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा हो रहा है ये, क्योंकि कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी सक्सेसफुल रहा है, जैसे कि इंदौर वगैरह में। लेकिन हम चाहते हैं कि ना कि गांव गांव में हो और हर कस्बे, हर जिले, हर शहर में हो। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ODF प्लस कैटेगरी। एंड पॉइंट नंबर 4, डिस्प्लेइंग ODF प्लस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैसेज। यानी कि ये जो ODF प्लस के अंदर हमारे जो भी काम हो रहे हैं हम उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, लोगों को बताएं कि भाई हमारा ये टारगेट है और इसमें हमें आपका कोलैबोरेशन चाहिए। तो इसे हम कहते हैं IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। यानी कि हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है जी। ये एक छोटी सी केस स्टडी है, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, ये PDF आपको शेयर कर देंगे। ये वेस्ट टू वेल्थ की एक केस स्टडी है जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की है। ठीक है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको ये वैल्यू एडिशन के लिए दी है ताकि आप इंटरव्यू में या अपने ऐसे वगैरह में कहीं यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आपकी स्कीम आती है जल जीवन मिशन। जल का मतलब समझते हैं वाटर, जीवन मतलब जो लाइफ गिविंग होता है। तो रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर लाना चाहते हैं। ये एक बहुत फेमस स्कीम है और रूरल एरियाज में काफ़ी सक्सेसफुल है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंटर्स इसमें हैं, बहुत जनरल पॉइंटर्स हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो मेन पॉइंट हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किए गए हैं। तो एक तो इन्होंने बताया है कि जो आर्सेनिक इफेक्टेड एंड फ्लोराइड इफेक्टेड हैबिटेंट्स हैं उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सेकंड इन्होंने बताया है इकोनॉमिक सर्वे में कि कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स वहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन करके उसको फिर बाद में डिस्चार्ज किया जाता है, जो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है जी। तो आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इफेक्टेड हैबिटेंट्स में वर्क किया जा रहा है और कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। टेलीकॉम एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो बात की वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रोड की बात की, रेलवे की बात की। उसके बाद हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जहाँ पर हमने सैनिटेशन की बात की, वाटर की बात की। अब हमारा आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है भारत नेट। भारत नेट जो कि सारी ग्राम पंचायत को और विलेजेस को जो है वो ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर देगा। ये तो बहुत बेसिक स्कीम है, जस्ट एक तरह से रिमाइंडर की तरह ले लो इसमें, और कुछ खास इसमें नहीं है। मेघराज क्या है बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। मेघराज, मेघ का मतलब समझते हो क्लाउड। यहाँ पर क्लाउड ये आपका ज्योग्राफी वाला क्लाउड नहीं है, ये आपका IT वाला क्लाउड है। आपने जो गूगल ड्राइव आप डाटा सेव करते हो या आप वन नोट में डाटा जो सेव करते हो वो आपका क्लाउड का पार्ट होता है। तो जितने भी हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ का जो उनके जो क्लाउड के ऊपर डेटा सेव होता है और क्लाउड के थ्रू उनके जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट होते हैं, उसके लिए हमने मेघराज लिया हुआ है। ठीक है, मेघराज स्कीम है, यहाँ पर हम लोग क्लाउड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है जी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है डेटा सेंटर मार्केट। तो इंडिया में डेटा सेंटर मार्केट एक्सपेंड हो रही है, ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और ये डेटा सेंटर मार्केट क्यों एक्सपेंड हो रही है? क्योंकि हमारी एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है इंडिया में, दूसरा हमारा जो रियल एस्टेट है वो अफोर्डेबल है। अगर हम कंपैरिजन करें USA से, तो USA के कंपैरिजन में हमारा जो है ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट आती है। यानी कि इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट ऑफ डाटा सेंटर होती है वो कम हो जाती है। और थर्ड, हमारे पास वेल इस्टेब्लिश्ड IT एंड डिजिटली इनेबल्ड सर्विसेज इकोसिस्टम है। यानी कि हमारे पास में मैन पावर है, हमारे पास में वो उस तरह की एजेंसीज हैं जो डाटा सेंटर को रन कराने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा सेंटर मार्केट क्यों एक्सपेंड हो रही है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है और हमारे पास रियल एस्टेट कॉस्ट कम है और हमारे पास इकोसिस्टम है। तो ये कुछ मेजर पॉइंटर्स हैं जो आपको बाद में एग्जाम में काम आ सकते हैं, मेंस में और इंटरव्यू में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और सौभाग्य योजना है, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी स्कीम इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है वो स्कीम आपको एग्जाम में कभी भी काम आ जाती है। ठीक है,
ये कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित डेटा है, नॉट इंपॉर्टेंट, बस इसमें बताया गया कि पेटेंट्स फाइलिंग बढ़ रही है, ट्रेडमार्क्स फाइलिंग बढ़ रही है, डिज़ाइंस फाइलिंग बढ़ रही है, कॉपीराइट्स फाइलिंग बढ़ रही है। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात ही हम कर रहे हैं तो मैं हल्का सा बस आपको एक हिंट देने वाला हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन से मेजर एरियाज होते हैं। एक आपका होता है पेटेंट। जो पेटेंट होता है वो स्टैट्यूटरी राइट होता है, यानी कि वो लीगली प्रोटेक्टेड राइट होता है जो कि इन्वेंशंस के लिए मिलता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया गया, जैसे कोविड में हमारा कोविन था या कोविशील्ड था, तो जो वैक्सीन बनाई गई, वैक्सीन के लिए जो भी इन्वेंशन किया, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, एक सीरम इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुना होगा, तो इन लोगों ने जो भी इन्वेंशन किया उनका एक्सक्लूसिव राइट उनको मिल सके, ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को वो बिजनेस में ये वैक्सीन को सेल करके रिकवर कर सकें। ठीक है, तो पेटेंट्स जो हैं ये एक टेरिटोरियल राइट है। टेरिटोरियल राइट का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में ही एप्लीकेबल है, यानी कि अगर हम इंडिया में पेटेंट को रजिस्टर कराएंगे तो इंडिया में ही आपका वो पेटेंट वैलिड होगा। अगर आपको इंडिया के बाहर जाके आपको पेटेंट अपना प्रोटेक्ट कराना है, अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको उस कंट्री में जाकर के भी पेटेंट को रजिस्टर करना होगा। ठीक है जी। तो हर एक कंट्री में ये अलग अलग आपकी रजिस्ट्री होती है, अलग अलग आपकी फाइलिंग होती है और अलग अलग आपको प्रोटेक्शन मिलती है। और ये इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये पेटेंट के बारे में हो गया। ट्रेडमार्क के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम होता है और ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है। ठीक है जी। टेरिटोरियल है सारे राइट्स, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट यानी कि जो म्यूजिक के लिरिक्स होते हैं, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन होता है, और ये बेसिकली टेरिटोरियल राइट है ये भी। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है? जीआई, जिसको हम बोलते हैं जीआई टैग। तो ये आपका दो चीज़ें इंडिकेट करता है कि एक पार्टिकुलर कॉमोडिटी एक पार्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है और उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, जैसे कि बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर का ऑरेंज हो गया, कोल्हापुरी का चप्पल हो गया, बीकानेरी की भुजिया हो गई, आगरा का पेठा हो गया, है ना। मुंह में पानी आ गया। सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी वाली उन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। चलिए, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जैसे कि हुंडई है, अब हुंडई ने कोई नई कार बनाई, या फिर महिंद्रा की थार है, कितनी फेमस कार है, तो अब उनके जो थार जो गाड़ी है उसका डिज़ाइन कोई कॉपी ना कर ले, क्योंकि थार तो फेमस हो गई, अब महिंद्रा वाले पैसे कमा रहे हैं उससे, तो ऐसा ना हो कि हुंडई वाले उसे कॉपी कर लें। तो ये जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि कस्टमर्स की लिस्ट, यानी कि कोई बिजनेस है और उसके यहाँ पे जो भी डेटा उसके पास में आता है, वो डेटा जो है वो सेव होता रहता है, और बाद में वो डेटा जो है वो उनको अपनी सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए, फ्यूचर में प्रमोशनल इवेंट कंडक्ट करने के लिए काम आते हैं। तो ये जो सीक्रेट्स हैं, इस तरह के जो सीक्रेट्स हैं, वो कहीं पे भी आपके रिलीज नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसकी प्रोटेक्ट करा सकते हो। ठीक है जी। तो ट्रेड सीक्रेट्स की यहाँ पर बात हुई। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? अर्बनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सबसे पहले क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारी सिटीज़ हैं वो कितने क्लाइमेट सेंसिटिवली डेवलप हो रही हैं, वो कितना क्लाइमेट सेंसिटिव हैं। सेकेंड इज डेटा स्मार्ट सिटीज स्ट्रेटजी, यानी कि हम सिटीज़ के अंदर कितना डेटा को यूज़ करके गवर्नेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सिटीज़ में जो डेटा है उसको अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी सिटी की आपकी बेसिक म्यूनिसिपल सर्विसेज होती हैं या जो डेवलपमेंट होता है वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए। डेटा ड्रिवन का मतलब होगा कि भाई अगर दिल्ली में किसी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल की वजह से पानी ज़्यादा बढ़ता है तो उस एरिया में हम लोग ज़्यादा उस चीज़ के लिए काम करें, है ना। तो डेटा ड्रिवन होना चाहिए हमारा। थर्ड इज नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक। स्टैक का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ समथिंग, है ना। तो इनोवेशन के लिए हमारे पास डेटा और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस और इकोसिस्टम, ये सब में हम लोग कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज़ होते हैं, उनके लर्निंग बढ़ाने के लिए है, उनके कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए है, उनके ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है जी। उसके अलावा सिटी में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करने की बात की गई है, जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्ट होगा और रिसोर्स कंजम्पशन मिनिमाइज होगा। अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर हम यूथ्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो यूथ जो है वो लोकल बॉडीज़ के बारे में सीख सकें और लोकल बॉडीज़ में भी कुछ नए आइडियाज़ आ सकें। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, जो कि अर्बन एरियाज़ में डिजिटाइजेशन को बढ़ाने के लिए है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन में ये बहुत सारे एरियाज़ को फोकस किया गया है। ये सिर्फ डायमेंशंस के लिए, आप एक बार बाद में देख लीजिएगा स्मार्ट मोबिलिटी में क्या हो रहा है, एनर्जी में क्या हो रहा है ना, आप ये बाद में देख लीजिएगा। मतलब फैक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा माइंड ओपन अप होगा आपको पढ़ने के बाद में इसको, है ना। उस पर्पज़ के लिए मैंने इसको डाल दिया था। सारी जो एक यहाँ पर जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो मोस्टली हमारे इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली मैंने लिए हुए हैं। अब हम बात करें कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे चैलेंजेस क्या हैं। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है हमारी अभी भी कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की लिमिटेशन है, गवर्नमेंट के पास फंड्स लिमिटेड हैं, तो हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, एक तो ये चैलेंज आता है। सेकंड, अब हम ये पूछ सकते हैं कि सर प्राइवेट सेक्टर जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो कम क्यों है? क्योंकि हमारा रिस्क शेयरिंग मॉडल अच्छा नहीं है। या तो हमारा रिस्क सारा प्राइवेट को शिफ्ट कर देते हैं, या तो सारा का सारा हम पब्लिक के पास ही रख लेते हैं, यानी गवर्नमेंट के एजेंसी के पास ही रहता है। तो इसकी प्रॉपर शेयरिंग होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपका कितना रिस्क है, हमारा कितना रिस्क है, जिससे कि लीगल डिस्प्यूट ना हो। और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, यानी कि अगर किसी पार्टी ने कोई डिफॉल्ट किया, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो चाहे पब्लिक पार्टी हो, तो अगर वो डिफॉल्ट किया है तो डिफॉल्ट के लिए उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए हैं, दोनों पार्टीज वो इन लेटर एंड स्पिरिट उसको फॉलो करें, उस चीज के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करना होगा। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग मॉडल्स, यानी कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरह से फाइनेंसिंग लेके आए ताकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना हो और साथ में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर सके, साथ में पब्लिक से भी यूजर चार्जेस रिकवर कर सके। तो फाइनेंसिंग मॉडल हमारा जो है वो और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो सकता है। ठीक है जी। फ्यूचर में हमें क्या करना है, सस्टेनेबल यानी कि हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, डिजास्टर रिजिलियंट अर्बनाइजेशन होना चाहिए। डिजास्टर, क्योंकि बहुत सारे तरह के डिजास्टर अर्बन एरियाज में आते हैं, स्पेशली फ्लडिंग, है ना। और मोर एम्फेसिस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्यों जरूरी है? जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, जिससे कि टाइम सेविंग हो और लोग अर्बन एरियाज में ज़्यादा एफिशिएंट हो सकें, उनकी लाइफ अगर अच्छी होगी तो उनकी हेल्थ भी बेटर होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब आप देख लीजिएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट देख लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर 6 हो चुका है। अब हम आते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 जो है वो इंडस्ट्री के बारे में है। इंडस्ट्री इज ब्रॉडर देन मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में 4 सब सेक्टर आते हैं: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, एंड फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये सबसे ज़्यादा इसका शेयर होता है, ऑलमोस्ट 2/3 जो शेयर होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का होता है। इसीलिए कई बार हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो आप ये समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इक्वल टू इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, उसके अलावा हमारे पास 3 और सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं: माइनिंग एंड क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, एंड कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की, तो देखिए 2021 में आपको याद होगा कोविड का टाइम था, तो नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। 21-22 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, क्योंकि लास्ट ईयर में नेगेटिव ग्रोथ थी, तो उसको रिकवर भी हुई और ग्रोथ भी हुई। और अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें, लास्ट 2 साल में देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास चल रही है ना। तो ये हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है। अच्छा, एक ग्लोबल बैकग्राउंड भी दी हुई है इन लोगों ने, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी बात बताई हुई है कि अगर हम पास्ट डेकेड की बात करें, लास्ट 10 ईयर्स में, हाई इनकम कंट्रीज जो हैं दे हैव लॉस्ट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग शेयर। हाई इनकम कंट्रीज लाइक यूएसए एंड अदर कंट्रीज लाइक यूके, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग शेयर कम होता जा रहा है।
इसीलिए तो जो ट्रम्प है उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लेके आए हैं वो, इसीलिए तो प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है कि भाई इनकी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो चाइना में शिफ्ट हो जा रही हैं, इनके लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इनका गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है। इसीलिए तो ट्रम्प साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो अदर चाइना जैसी कंट्री में ना जाएं और उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। सेकंड पॉइंट यही है कि अपर मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक चाइना स्पेशली, दे हैव कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड, कहते हैं चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना में पता है कितनी प्रोडक्शन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना में जितनी प्रोडक्शन है वो उसकी जो नेक्स्ट 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि चाइना नंबर 1 पर है, उसके बाद चाइना के बाद में जो उसके बाद 10 कंट्रीज आते हैं, तो चाइना की प्रोडक्शन वो नेक्स्ट 10 कंट्रीज की कंबाइंड प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, समझे? तो चाइना इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। और जो आपकी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेन ए लार्जर शेयर। तो जो यहां पर शेयर लॉस हुआ हाई इनकम कंट्रीज का, वो चाइना ने कैप्चर कर लिया, और इंडिया जैसी कंट्रीज तो इसको कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। बट फिर भी इंडिया ने थोड़ी बहुत कोशिश की है और हल्की फुल्की इसकी प्रेजेंस बढ़ी है, लेकिन फिर भी उतनी प्रेजेंस नहीं बढ़ी है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो एक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड इंडेक्स है। अब ये एक नई बहुत ज़्यादा फेमस इंडेक्स नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकती है, कई बार वो पूछ लेते हैं दैट वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड इंडेक्स इज गिवन बाय WTO, IMF, यूनिडो और अदर एजेंसी। तो ये यूनिडो ने दी है, ठीक है जी, यूनिडो ने दी है। ये यूनिडो को आपको नाम याद रखना होगा। और यहां पर जो टॉप है वो कौन है, कौन करता है? चाइना। और ये MVA इंडेक्स क्या होती है? इट मेजर्स द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी कंट्री का होगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, उतनी ही उसके इंडेक्स में ज्यादा वैल्यू होगी। तो आप देखेंगे टॉप में कौन है? चाइना, और नंबर 2 पे कौन है? USA। इंडिया तो बहुत ही पीछे है ना? सेकंड जो डेटा आपका है वो है इंडस्ट्री वैल्यू एडिड एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, यानी कि इंडिया में हमारा इंडस्ट्रियल GDP कितना है? तकरीबन 26% ऑफ द टोटल GDP। चाइना में ये ऑलमोस्ट 40% है ना? और लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज में, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में ये आपका रेशियो है। तो चाइना का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% है, और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन अराउंड 26-27% है। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए। चाइना वाले फैक्ट तो आपको देखने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में बहुत काम आते हैं ये, कई बार मेंस में भी, एग्जाम में आपको वैल्यू एडिशन में काम आएगा, और प्रीलिम्स में भी बहुत काम आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ स्टेटमेंट वो इस तरह से कई बार दे देते हैं, है ना, कंपैरेटिव वे में दे देते हैं। अच्छा, अगर हम इंडिया के स्टेटस की बात करें तो इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज जस्ट 2.8%, यानी कि जो टोटल वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम लोग सिर्फ 2.8% ही हमारा शेयर है, और चाइना का शेयर कितना है? 28.8%, यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 जो मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड की है वो चाइना में होती है ना? So China is very very strong now. इंडिया भी 1750s में हुआ करता था। 1750s में हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 24% था, 1/4, है ना? तो वो चीज अब चाइना के हाथ में चली गई है ना? अब हम देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है चाइना से, उसको हम इंडिया में लेके आए, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाइना से काफ़ी परेशान हैं। चाइना का शेयर बढ़ता जा रहा है, उनका शेयर कम होता जा रहा है। अब वो अपनी कंट्री में वापस लाने के बजाय वो चाहते हैं कि किसी कोस्ट फ्रेंडली कंट्री में वो इंडस्ट्री शिफ्ट हों, तो वहाँ पर सबसे हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि
ऐसी जो इंडस्ट्रीज जो चाइना से हट रही हैं वो इंडिया में आ जाए, है ना। यहां पर मैं हल्का सा रेफरेंस देना चाहूंगा न्यू वाशिंगटन कंसेंसस का। तो पहला वाशिंगटन कंसेंसस था जो 1990s में हुआ था, जिसके थ्रू हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स किया था। उस समय पे जो हमारा वाशिंगटन कंसेंसस था, उसके थ्रू जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करवाया, एलपीजी, यानी कि सारी इकोनॉमीज को ओपन अप कर दो ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज हैं वो वहां पर जाके अपना बिजनेस कर सकें, वहां पर जाके अपनी मार्केटिंग कर सकें, वहां पर जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। वो ओरिजिनल वाशिंगटन कंसेंसस है। अब उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान हो गया क्योंकि उसका फायदा चाइना ने उठा लिया। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो वाशिंगटन कंसेंसस 2 लेके आए। उन्होंने बोला कि देखिए, जो हमारी कंपनीज चाइना में काम कर रही हैं, हम उन कंपनीज को या तो वापस यूएसए में लेके आएंगे या उनको हम किसी फ्रेंडली कंट्री के पास भेजेंगे, जैसे कि जापान, जैसे कि इंडिया, है ना, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। तो रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग, रीशोरिंग का मतलब कि अपनी कंट्री में वापस बुलाना कंपनी को, और फ्रेंड शोरिंग का मतलब कि किसी फ्रेंडली कंट्री में शिफ्ट कर देना, क्योंकि चाइना रशिया का एक ग्रुपिंग बन रहा है जो कि पॉलिटिकली वेस्टर्न कंट्रीज के लिए थ्रेटनिंग है ना। तो ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में चीजों को हमें देखना होगा। तो इंडिया की पास अपॉर्चुनिटी है, और चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स। अगर हम देखेंगे तो ट्रंप वाली जो पॉलिसी है उसका इंपैक्ट इंडिया पे हो सकता है ना। एंड सेकंड इज प्राइस वोलेटिलिटी, इन्फ्लेशन, जिससे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही हैं। नाउ चैलेंजेस विद रिगार्ड टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला है सप्लाई चेन डिसरप्शंस। सप्लाई चेन डिसरप्शंस क्यों हो रहे हैं? जो भी हमारे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और या भी जो भी हमारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, इसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस रही है ना। और नेक्स्ट हमारा है कि प्रेशर टू रिड्यूस एमिशंस एंड मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। इसकी वजह से भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग में इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें क्लीन मशीनरी चाहिए, इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है ना। एंड लास्ट इज इंक्रीज्ड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो आपकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, इसकी वजह से रूट लंबे हो गए, है ना। और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स के प्राइसेस भी मैटर करते हैं, है ना। तो ये 4 चीजें हैं जो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक चैलेंज की तरह काम कर रही हैं। सजेशंस क्या दिए हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए? कि सब लोग साथ में मिलकर काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्किल डेवलपमेंट कराएं, चाहे वो एकेडमी है उनको सपोर्ट लें, R&D और फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स, सबको मिलकर काम करना चाहिए। इट कैन बी गुड कंक्लूजन। ये जो सेंटेंस है इसको आप कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कुछ कोर इंडस्ट्रीज का डेटा। कोर इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट सेक्टर को। तो ये कुछ आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर मेंस में हम इंट्रोडक्शन में या कहीं वैल्यूएशन में यूज कर सकते हैं। तो सीमेंट सेक्टर में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट हैं चाइना के बाद में सीमेंट सेक्टर में। सेकेंड फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द सीमेंट प्लांट्स आर लोकेटेड इन द प्रोक्सिमिटी टू द मटेरियल सोर्स। सीमेंट का जो मटेरियल होता है, जो आपका पाया जाता है स्टेट्स लाइक राजस्थान, तो मोस्ट ऑफ द सीमेंट प्लांट्स आर लोकेटेड इन दोज एरियाज। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, एंड सिमिलर अदर स्टेट्स हो गए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट है डोमेस्टिक सीमेंट कंजम्पशन इज अराउंड 290 पर किलोग्राम पर कैपिटा अगेंस्ट ए ग्लोबल एवरेज ऑफ 540 किलोग्राम पर कैपिटा। यानी कि जो हमारा सीमेंट कंजम्पशन है डोमेस्टिक पर कैपिटा, वो सिर्फ 290 है ना, और वर्ल्ड में कितना है 550 किलोग्राम्स। यानी कि हमारा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 60% है, वर्ल्ड का 60%
हाँ मतलब 60% के आसपास से थोड़ा कम है, 55% मान लो। तो यानी कि हमारा जो सीमेंट कंजम्पशन है वो अभी बढ़ना है, ये फ्यूचर में हमारा सीमेंट कंजम्पशन बढ़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ओके जी, और फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टील सेक्टर में हम नेट इंपोर्टर हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और नेट इंपोर्टर क्यों है? बिकॉज ऑफ चीपर इंटरनेशनल सर्विसेज। तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो कम है, इसकी वजह से हम जो है नेट इंपोर्टर हैं स्टील के। ये एक सिंपल फैक्ट है, प्रीलिम्स में कई बार वो पूछ लेते हैं। आजकल ऐसी बहुत स्टेटमेंट एग्जाम में आती है कि भैया ऑल सीट्स में क्या स्टेटस है, इस सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, कौन सी कंट्री से क्या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वो जो आइसोलेटेड फैक्ट्स वो पूछते हैं ना, वो इकोनॉमिक सर्वे से भी बहुत बार आते हैं। 99% ऑफ द मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली, ये एक अचीवमेंट है और इसके लिए क्रेडिट जाएगा पीएलआई को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एंड डीएलआई को, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो पीएलआई और डीएलआई की वजह से हमारी मोबाइल फोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोस्टली डोमेस्टिकली होती है। ठीक है जी, अब हम आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। तो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ग्लोबली। ये एक सिंपल फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। एमएसएमईज डोमिनेट द टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, एंड रैंक 2nd ग्लोबली इन कॉटन, सिल्क एंड मैन मेड फाइबर प्रोडक्शन। यानी कि जूट में हमारा नंबर 1 है, और कॉटन, सिल्क और मैन मेड फाइबर प्रोडक्शन में हम नंबर 2 हैं। कॉटन, सिल्क, मैन मेड फाइबर, इसमें हम नंबर 2 हैं, और जूट में हम नंबर 1 हैं। ठीक है जी। एंड इंडिया रैंक्स 6th ग्लोबली इन पेटेंट्स फाइलिंग। पेटेंट्स फाइलिंग में हमारा 2nd नंबर है, फाइलिंग में, सॉरी 6th नंबर है फाइलिंग में। ठीक है, तो यानी कि हमारी पेटेंट्स की फाइलिंग बढ़ रही है, पेटेंट्स की फाइलिंग बढ़ रही है। और ये चीज मैं करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स के मेरे अलग से लेक्चर्स में जो ले रहा हूं, एक दो लेक्चर डल चुके हैं, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, और भी लेक्चर्स में लेने वाला हूं, तो वहां पर मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, इस पॉइंट को भी। R&D स्पेंडिंग इन इंडिया कॉल्स फॉर ए लीप फॉरवर्ड। तो देखिए, अगर हम सबसे ज्यादा स्पेंडिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग इजराइल में है R&D में, ऑलमोस्ट 6% ऑफ जीडीपी एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 2020 का डेटा दिया हुआ है। और अदर कंट्रीज में अगर हम देखें तो कोरिया में भी काफ़ी अच्छा खासा है, अराउंड 5% के आसपास, और चाइना में भी अराउंड 2.5% है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में R&D एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है जी, हाईएस्ट किसका है? इजराइल का। सेकंड हाईएस्ट किसका है? साउथ कोरिया का। ये स्मॉल फैक्ट्स हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं, आपके वैल्यू एडिशन में भी काम आते हैं, इंटरव्यू में आप आंसर देंगे तो वहां पर आपको बड़ा काम आएंगे ये। इंडिया होल्ड्स 4th पोजीशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग, एंड दिस इज गिवन बाय वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको यहां पर जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, फैक्चुअल पार्ट है, पता होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग जो है ये वीपो द्वारा दी जाती है, और इंडिया इसमें 4th पोजीशन में है। उसी तरह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक है, ये भी आपकी वीपो द्वारा दी जाती है, और यहां पर जो इंडिया की रैंक है वो 39 है। ठीक है, तो यहां पर एजेंसी का नाम पता होना चाहिए, रैंक पता होनी चाहिए, और ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी एजेंसी बनाती है वो आपको लिंक पता होना चाहिए आपको। बहुत स्मॉल फैक्ट है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। ग्लोबल R&D इंसेंटिव कंपैरिजन, तो अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए, यहां पर मोस्टली वो टैक्स डिडक्शंस देते हैं। इंडिया में हम लोग टैक्स एग्जम्पशन भी देते हैं, यानी टैक्स कंसेशन भी देते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं, ग्रांट एक तरह से सब्सिडी हो गई, और सॉफ्ट लोन्स भी देते हैं। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करेंगे तो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं R&D सेक्टर को, लेकिन हमारा जो R&D है ये फ्यू सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये सेक्टर्स कौन से हैं? फार्मा, IT एंड डिफेंस,
और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा R&D एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस में होता है, ठीक है जी, और प्राइवेट का फार्मा और आईटी में। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई कुछ ही सेक्टर्स में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अदर सेक्टर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सारे फैक्ट्स, एक एक फैक्ट यहां पे मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, कोई भी फैक्ट मैंने अपने पास से नहीं डाला है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा डेटा है ये, कहीं ना इससे हमारे आंसर्स बहुत एनरिच्ड हो जाते हैं। आप इन सब चीज़ों को लिखते रहिएगा एक जगह पे, और फिर रेलिवेंट चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो साथ में इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िएगा। आपका जो कॉमन सेंस है ना वो बहुत सॉलिड हो जाएगा। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छी लैटरल थिंकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न्स। तो स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो अनइवन ग्रोथ हो रही है इंडिया में। जैसे कि कुछ टॉप स्टेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे गुजरात और महाराष्ट्र है जो कि वेस्टर्न स्टेट्स हैं, और कर्नाटका एंड तमिलनाडु है जो कि आपके सदर्न स्टेट्स हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु ये हमारे टॉप स्टेट्स हैं, ये जो कि 43% ऑफ इंडस्ट्रियल GSVA ग्रोस वैल्यू एडिड को वो करते हैं, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड को कंट्रीब्यूट करते हैं। और लीस्ट की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो है नॉर्थ ईस्ट की, एक्सक्लूडिंग आसाम एंड सिक्किम, बिहार एंड झारखंड। यानी कि सबसे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, बिहार में है और झारखंड में है। ये आपका स्टेट लेवल स्टेटस हो गया। एक MSME के लिए एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, TREDS, ठीक है। तो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो छोटे एंटरप्राइज होते हैं उनके लिए एक TREDS सिस्टम है। तो बेसिकली सिस्टम में होता क्या है, जो आपका सप्लायर है यानी कि जो MSME है, जो छोटी कंपनी है, उन्होंने सबसे पहले किसी बायर को गुड्स सेल किए और गुड्स सेल करने के बदले में इनवॉइस इशू किया, ठीक है। गुड्स सेल किए और गुड्स के साथ में इनवॉइस भी जाता है, बिल भी जाता है, और जो बायर है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया कि भाई हाँ ये इनवॉइस हमें मिल गया है, ये गुड्स हमें मिल गए हैं और ये पेमेंट के लिए हम इसको अप्रूव कर रहे हैं और इसको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। स्टेप 3 यहां पर क्या होता है, अब ये जो सप्लायर है इनको पैसा चाहिए। देखिए जो बायर है ये प्रॉमिस कर रहा है, मे बी ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा देंगे, अभी इन्होंने प्रॉमिस किया है, इन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन सप्लायर को पैसा अभी चाहिए। तो सप्लायर क्या कहता है, सप्लायर जो है वो TREDS सिस्टम में जाता है और ये इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करता है। इनवॉइस फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई ये इनवॉइस का जो पैसा मेरा फ्यूचर में आना है उसके बदले में आप मुझे लोन दे दीजिए, ठीक है जी। और उसके बाद जो बैंकर्स होते हैं, जिसको हम लेंडर्स बोलते हैं, बैंक्स वगैरह, ये आपस में कॉम्पीट करते हैं, ये आपस में कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं सप्लायर को, और जो भी इसमें से बेस्ट रेट होता है उसके बेसिस पर TREDS सिस्टम में ये अप्रूवल दे देते हैं और फिर इस तरह से सप्लायर को फाइनेंसिंग मिल जाता है, यानी कि पैसा मिल जाता है सप्लायर को, ठीक है जी। तो बैंक्स ने पैसा दिया सप्लायर को, लेकिन बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, मैच्योरिटी के टाइम पे ये पैसा आएगा बायर के पास से। यानी कि जो हमारा कस्टमर था, जो बड़ी कंपनी होती है, नॉर्मली ये PSUs वगैरह होते हैं, PSUs या लार्ज प्राइवेट कंपनीज होती हैं, तो ये कंपनी जो है ये आपके बैंकर्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो पूरा आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सप्लायर, बायर एंड फाइनेंसर, ये किसके थ्रू होता है, TREDS के थ्रू, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जो कि ट्रेड वाली पेमेंट आनी है, और डिस्काउंटिंग का मतलब होता है एक तरह से कंसेशन करके, थोड़ा कंसेशन करके और लोन लेना। यानी कि जितना भी अमाउंट का बिल सप्लायर ने इशू किया था, इनवॉइस इशू किया था, सपोज 1000 रुपीज का इशू किया था, अब ये जो बैंकर है ये 1000 रुपीज थोड़ी देगा सप्लायर को, बैंकर तो कम देगा ना, सपोज 990 देगा सप्लायर को, है ना, और जो बायर है उससे 1000 रुपीज ले लेगा, तभी तो बैंकर प्रॉफिट कमा पाएगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग सिस्टम, क्योंकि यहां पर जो सप्लायर है उसको पूरा पैसा नहीं मिलता, थोड़ा सा डिस्काउंट करके पैसा मिलता है। और ये डिस्काउंट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक तरह से जो लेंडर है वो
3 महीने बाद पैसा उसको मिलने वाला है। ठीक है जी, तो TREDS सिस्टम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहां पर लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है मैंने। पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। नंबर 1, डीरेगुलेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में भी बात की थी। आप चैप्टर नंबर 5 जरूर देखिएगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में है। नंबर 2, एनहांसिंग R&D एंड इनोवेशन, हमने ऑलरेडी देखा कि R&D इनोवेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं। रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है जी, बाय इंप्रूविंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए हम लोग काफी सारी स्कीम्स लाइक PLI, DLI, ELI वो सब लेके आते हैं। MSME सपोर्ट एंड फॉर्मलाइजेशन, MSME को हमें एक पिलर की तरह देखना होगा। और अभी बजट में आपने देखा होगा कि बजट में रिवाइज्ड डेफिनेशन आई है MSME की, यहां पर जो लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये मैंने बजट वाले वीडियो में दिया हुआ है, आप बजट की वीडियो एक बार देख लीजिएगा। एंड देन वी हैव द स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, यानी कि जिस स्टेट की जो भी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री प्रमोट करें, है ना। इट शुड नॉट बी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन में से जो मुझे लगते हैं पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MSME और स्टेट दो चीजों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इज अबाउट द सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर में सबसे पहले अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट हमारा पिछले 2 सालों में 8.3% रहा है, विच इज हायर देन द GDP ग्रोथ रेट। GDP ग्रोथ रेट 6.5 के आसपास है और सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट हमारा इससे स्लाइटली हायर है। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है GVA में, ग्रोथ वैल्यू एडेड, जो कि GDP का ही अप्रॉक्सीमेट होता है, तो अगर हम अभी रिसेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 55% हमारा शेयर है और 2013 में ऑलमोस्ट 50% था, यानी कि हमारा ये तकरीबन 10% ग्रो हो गया है। तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे GVA में वो 50% से 55% हो गया है। ये स्टेडली इंक्रीज हो रहा है ना, कई बार ऐसे ट्रेंड वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंड इंडियाज इंक्रीजिंग शेयर इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट, जो ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट है यहां पर भी इंडिया का शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्टेडली इंक्रीजिंग और नॉट इंक्रीजिंग, समथिंग लाइक दैट। ग्लोबल स्टेटस क्या है, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्लोबली है 62% ऑफ द ग्लोबल GVA। इंडिया में कितना है, 55%। एंड सर्विसेज हैव बीन द ग्रोथ इंजन फॉर द मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड, इंडिया। तो हमारी इंडिया का तो स्पेशली सर्विस सेक्टर से ही ग्रोथ हुई है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा हमने सर्विस सेक्टर में ही उठाया है। इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, तो इंडिया शेयर इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैज बीन स्टेडली राइजिंग। तो ये मैंने बताया था, अभी आपको डायग्राम दिखाया था, वही वाले पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। एंड इंडिया रैंक्स 7th ग्लोबली, होल्डिंग ए 4.3% शेयर इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स में हमारा शेयर कितना है, 4.3%, हमने देखा था अभी। एंड हमारी जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होते हैं वो किसके होते हैं, कंप्यूटर सर्विसेज का एंड बिजनेस सर्विसेज का। ठीक है जी, तो हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है वो होता है कंप्यूटर सर्विसेज का और बिजनेस सर्विसेज का, जो 70% ऑफ इंडिया टोटल सर्विस एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सर्विस एक्सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मर्चेंडाइज में देखें, जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं वहां पर हमारा डेफिसिट ही होता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है पेट्रोलियम, गोल्ड एंड अदर केमिकल, अदर प्रोडक्ट्स का। हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको नलिफाई करने के लिए हमें सर्विसेज को ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। और इनफैक्ट हमारा यही पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमारे पास 2 अच्छी बातें हैं अगर हम देखें करंट अकाउंट में, है ना, एक्सटर्नल सेक्टर में, करंट अकाउंट में एक तो हमारा है सर्विस एक्सपोर्ट और दूसरा हमारा है रेमिटांसेस। हमारे पास $125 बिलियन की रेमिटांसेस आती हैं हर साल, बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहता है, जो कि अभी तकरीबन 1% है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है ना। इसके अलावा एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे कि सर्विस सेक्टर के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है। चैलेंजेस में इन्होंने बोला है कि देखिए ऑफशोर वर्क, यानी कि जो बाहर की कंपनियों का जो वर्क हम इंडिया में करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। वो काम जो है वो
अभी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, और वहाँ पर क्या रीज़न है, थ्रेट क्या है? ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप मॉडल इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ इनएडिक्वेट डायरेक्ट सुपरविजन, है ना, क्योंकि आज के सारा काम रिमोट होता है और वर्क फ्रॉम होम होता है, हाइब्रिड कल्चर है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सुपरविजन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स यानी कि किसी दूसरी कंट्री में जो लैंग्वेज है, वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा और जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो लैंग्वेज है, और इंडिया में जो लैंग्वेज है उसमें बैरियर्स हैं, इंफॉर्मेशन गैप्स हैं, और इंफॉर्मेशन गैप्स का मतलब कि वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंडिया में क्लियरली नहीं आ पाते। जैसे कि इंडियन जो कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, इंडियन जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, वो फॉरेन कंपनीज की ऑडिटिंग में हेल्प करती हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्विस है जो कि इंडियन कंपनीज देती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन गैप्स की वजह से वो भी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। एंड डिफरेंसेस इन रेगुलेटरी प्रोविजंस अक्रॉस कंट्रीज, तो अलग अलग कंट्रीज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज है, वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से बेसिकली अगेन काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये हाईलाइट किए गए हैं। और सेकंड जो चैलेंज सर्विस सेक्टर में बताया गया है वो है सर्विस इन्फ्लेशन, कि भाई अब सर्विस सेक्टर में भी मैन पावर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, सर्विस सेक्टर में भी मैन पावर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो अपॉर्चुनिटीज में एक बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने यूज किया है, सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये एक नया वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो सर्विस सेक्टर की डिमांड है वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए सर्विसेज का यूज हो रहा है, जैसे कि एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी सर्विसेज हो गई, है ना, और पोस्ट प्रोडक्शन मतलब फाइनेंसिंग के लिए, कस्टमर केयर के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसकी वजह से सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी सर्विस सेक्टर ज्यादा डोमिनेट होता जा रहा है। इसको हम कहते हैं सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हाई मोर एंड मोर यूसेज ऑफ सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यही पॉइंट सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड एआई इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज एनकैशिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज। हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको एनकैश करें हम लोग। ठीक है जी, तो सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली सजेशंस दिए हुए हैं, सजेशंस में सबसे पहले हमें स्किलिंग करना होगा, क्योंकि एआई अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, और उसको बेटर करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके थ्रेट को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एआई को सिखाना होगा लोगों को, हमें एआई की स्किल्स को लोगों को देना होगा, स्किलिंग करनी होगी। एंड नंबर 2, रिफॉर्म ग्रास रूट लेवल प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना होगा, और हमें रेगुलेशंस को कम करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। तो ये हमारे सपोर्ट पॉलिसी वाइज हमें ये चीज करनी होगी। ठीक है जी, सो विद दिस आई कंप्लीट दीज 3 chapters, and in the next lecture we will do other chapters. Thank you very much.